बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है SEC का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और उसके जो इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं उसका मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। आपका जो पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का, तो इसमें आपके जो चारों यूनिट होती हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों यूनिट का आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। खास बात ये भी होगी, रिवीजन के साथ मैं आपको थ्योरी भी करवाने वाला हूँ इसमें। और प्लस जो ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें आपको जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज होती है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके लिए। तो चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को ज़ोर से लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो कोई भी तो व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो संचार प्रक्रिया जो शुरू होती है, किसी से आप बातचीत शुरू करते हो, तो उसका स्टार्टिंग का बिंदु क्या होता है? तो क्या होता है? विचार उत्पन्न करना। तो सबसे पहले आपको कोई एक व्यक्ति अच्छा लगा, आपको लगा कि हमें इससे बातचीत शुरू करनी है, तो आपको ये कब आप क्या क्या सोचोगे कि भाई मुझे इस व्यक्ति से क्या बात करनी है? समझ में आया आपके? तो ये विचार उत्पन्न होंगे तभी तो आप बातचीत शुरू करोगे ना। तो यही है, कोई विचार उत्पन्न होंगे तभी है वो जो कम्युनिकेशन है, संचार प्रक्रिया, वो क्या होगी, शुरू होगी आपकी। अगले वाला है, क्रॉस वर्ड संचार किसका उदाहरण है? ग्रेपी वाइन कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है वो किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण होता है इनफॉर्मल चैनल का। जो क्रॉस वर्ड जो संचार होते हैं ना, ये इनफॉर्मल चैनल से संबंधित होते हैं। इनफॉर्मल चैनल मतलब क्रॉस वर्ड का अर्थ होता है जो औपचारिक, जो समाज के अंदर जो रूमर वगैरह फैलते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस वर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये इनफॉर्मल चैनल से संबंधित हैं। ये जो आपके प्रश्न है काफ़ी, मतलब जो टिपिकल पेपर आ सकता है, हार्ड पेपर आ सकता है, उस हिसाब से मैंने इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया पूरा का पूरा। अगले वाला, प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? इंटेंडेड मीनिंग अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर्स, मतलब प्राप्तकर्ता द्वारा समझा गया इच्छित अर्थ। तो यही होता है, कोई भी जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, क्या होती है? यही होती है कि जो रिसीवर है, जिसको जो संदेश आपको प्राप्त हो रहा है, वो उसका अर्थ समझ पाए। जैसे आप अपने दोस्त को कोई मैसेज लिखा टेक्स्ट पे, और वो इसको अच्छे से समझ पा गया, और जो आपने फीलिंग अपनी बताई थी वो उसने उसको अच्छे से समझ में आ गई, तो इसका मतलब क्या, आपका जो लिखा हुआ मैसेज वो क्या हो गया, सफल हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्राप्त कर्ता द्वारा समझा गया इच्छित अर्थ। अगला क्या, शाब्दिक बाधा किससे संबंधित है? तो सेमेटिक बैरियर इज रिलेटेड टू। तो सेमेटिक बैरियर होता है ना, वो किससे संबंधित होता है? मीनिंग ऑफ द वर्ड से संबंधित होता है। सेमेटिक बैरियर में क्या होता है कि जो शब्दों का जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स हो गया, सिंबल्स हो गया, और जो लैंग्वेज, तो ये अगर अपन नहीं समझ पाते हैं कोई भी भाषा की, तो आपके सामने अगर आप में से उर्दू लैंग्वेज किसी को नहीं आती है, तो अगर हम सबको याद नहीं आती है लगभग, वो तो रख दें, तो क्या हमें समझ में आती है? नहीं आती है। तो यही बात है, तो उसमें कैसे जो बैरियर निकल कर आता है, सेमेटिक बैरियर निकल कर आता है। ना हमें मीनिंग पता है, ना हमें उनका सिंबल पता है, ना हमें उन्हें उस भाषा का क्या पता है, उस लैंग्वेज के बारे में पता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीनिंग ऑफ द वर्ड्स के नाम से होगा। एक कर्मचारी द्वारा प्रबंधन को शिकायत भेजना क्या कहलाता है? ए एम्प्लॉय सेंडिंग ए कंप्लेंट टू मैनेजमेंट इज। तो उसको क्या कहा जाता है? अगर एक कर्मचारी है जो यहाँ का, मतलब ये समझ लो क्लर्क है ना, क्लर्क अपने से बड़े अधिकारी को शिकायत भेजेगा, तो ऊपर वाले अधिकारी को भेजेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। कैसे कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। ऊर्ध्वमुखी संचार के नाम से उसको जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न होता है, व्यावसायिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? तो क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन, वो क्या होता है? टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो संगठन, आपको पता, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी, कोई भी संगठन में कार्य करती है, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि संगठनात्मक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना ही उसका प्राथमिक कार्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा।
ईमेल, रिपोर्ट, मेमो किसके उदाहरण है? तो ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये मेमो, ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण होते हैं। ईमेल क्या होता है? ईमेल तो आपको पता है, जो जीमेल के थ्रू एक दूसरे को जो फॉर्मल मैसेज वगैरह लिखते हो वो जीमेल में आती है। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट है वो कोई भी आप शिकायत कर सकते हो रिपोर्ट के अंदर, या फिर आप किसी को कोई चीज़ बता सकते हो कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में इन इन चीज़ों की कमियां हैं, तो ये सब रिपोर्ट होती है। मेमो क्या होता है? ज्ञापन होता है। आप कोई भी एक नीचे जो कर्मचारी होते हैं वो अपने से ऊपर अधिकारी को अगर कोई शिकायत पत्र देते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेमो के नाम से दिया जाता है। और इनकी खास बात यही होती है, सारी की सारी चीज़ें हाथों से टेक्स्ट के रूप में लिखी जाती हैं। तो क्या होगा? कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन में आती हैं? रिटर्न कम्युनिकेशन में आती हैं। तो ईमेल, रिपोर्ट और मेमो किसका उदाहरण है? रिटर्न कम्युनिकेशन के उदाहरण है। 8 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह किस प्रकार के संचार में बाधा है? तो कल्चरल बायस इज ए व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर? तो कल्चरल जो बाधा है, पूर्वाग्रह है, बायस है, वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर है? तो ये होंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। तो जैसे कि अपन कुछ समाज के बारे में बना लेते हैं कि भाई वो तो ऐसे ही होते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया था पिछले वीडियो में कि अपन पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो अपने दिमाग में ऐसे आता है कि बहुत ज़्यादा गरीब देश है, सभ्य लोग नहीं है, आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उनके खिलाफ या पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? दुश्मन जैसी भावना आती है। तो यही क्या साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है इस चीज़ को। अगले वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो वर्बल और ऑडियो जो विजुअल होते हैं उस प्रकार का माध्यम है, जहाँ पर क्या होते हैं? मौखिक, ऑडियो होगा और विजुअल, दोनों के दोनों चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रभावी संचार के लिए सक्रिय श्रवण क्यों जरूरी है? व्हाट इज द एक्टिव लिसनिंग एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छे से सुनने के लिए जो एक्टिव लिसनिंग क्यों ज़रूरी होती है? ताकि क्या किया जा सके? टू एंश्योर द कंप्लीट मैसेज कॉम्प्रिहेंशन। तो संदेश को पूर्व समझ सुनिश्चित करने के लिए, तो जो संदेश है उसकी पहले की जो समझ जो है उसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छे से कोई चीज़ को सुनना चाहिए। अगर कोई भी संदेश है उसको अच्छे से सुनोगे तभी तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से समझ बना पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होने वाला है। 11 नंबर प्रश्न है, कंपनी नीतियों के बारे में कर्मचारी को सूचित करने के लिए प्रबंधन द्वारा भेजा गया मेमो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो जो कर्मचारी है वो प्रबंधन एचआर को अपना जो मेमो भेजते हैं, अपना जो ज्ञापन भेजते हैं, तो वो किस प्रकार का होगा? तो वो होता है फॉर्मल व डाउनवर्ड। सॉरी, उल्टा बता दिया। मतलब जो एचआर है ना, एचआर कंपनियों के पास भेज रहा है, सॉरी कर्मचारियों के पास भेज रहा है। तो कर्मचारी के पास भेज रहा है तो पहली बात फॉर्मल होगा, और नीचे की तरफ आ रहा है ना, एचआर बड़ी पोस्ट पे होता है, कर्मचारी नीचे पोस्ट पे होता है, तो डाउनवर्ड आएगा। और कर्मचारी एचआर के पास भेजेंगे तो फॉर्मल प्लस अपवर्ड आएगा। समझ में आ गया आपको? मतलब ऐसे देखना है कि जो ऊंचा अधिकारी अगर नीचे कर्मचारियों को भेज रहा है तो डाउनवर्ड की तरफ, और नीचे वाले जो कर्मचारी ऊपर वाले को भेज रहे हैं तो अपवर्ड। 12 नंबर प्रश्न होगा, फिल्टरिंग बैरियर इन कम्युनिकेशन कॉज बाई। तो संचार में जो फिल्टरिंग की बाधा है वो किससे उत्पन्न होती है? तो संचार में जो फिल्टरिंग की जो बाधा है वो किससे उत्पन्न होती है? वो उत्पन्न होती है जानबूझकर सूचना को छिपाए जाना। तो वो को नहीं कहते हैं क्या, जो न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, फिल्टर करके न्यूज़ को भेजते हैं कि जो सरकार विरोधी कोई चीज़ हो गई, वो उन सब चीज़ों को छिपा देते हैं। तो डेलिब्रेट विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जानबूझकर जो सूचना को छुपाई जा रही है और एक विशेष प्रकार की सूचना को आपको बताया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? फिल्टरिंग के नाम से जाना जाता है। ये थोड़े पर्सन हैं, इनकी लैंग्वेज अलग है, इजी थोड़ा मतलब टिपिकल से टाइप के बनाए। अगर पर्सन थोड़ा बहुत घुमा कर आता है तो आप इन प्रश्नों को किस प्रकार से टैकल कर पाओगे? व्हाट इज़ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस? तो बिजनेस में जो क्या इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन का बिजनेस में? तो क्या होता है भाई, अगर आप कोई भी व्यक्ति है, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आप अपने कस्टमरों से बातचीत करते हो, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? तो इससे क्या होता है, आप भाई अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओगे, उनके साथ बातचीत करोगे, तो क्या होगा, एक इमोशनल कनेक्शन होगा और आपका क्या होगा, मार्केट अच्छा बनेगा। तो इससे क्या होता है,
आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो और डिसीजन लेने में कार्य करते हो। भाई उनसे फीडबैक लेते हो कैसी है, अभी अभी मैंने नया शुरू किया तो ये कैसा चलता है, कैसा आपको क्या हमारे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो उसके साथ क्या इमोशनल कनेक्शन अच्छा चलता है। और आपको भी पता है जो जिस दुकान पे जाते हो और उसका चाहे वो चीज़ थोड़ी सी 19-20 चल जाएगी, लेकिन इंसान अच्छे से बात कर ले, अच्छे से व्यवहार कर ले, आपने कहा कि मैं तो 50 रुपये कम दूंगा, वो मान जाए, तो आप क्या क्या होता है वहाँ पर ही आप चीज़ें खरीद लेते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आते हैं? बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? तो किस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक जो मैसेज आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। शारीरिक भाषा होती है आपकी और जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो। सूचना का अति भार किस बाधा का उदाहरण होता है? तो सूचना का जो अति भार होता है वो किस बाधा का होता है? मनोवैज्ञानिक जो बाधा होती है ना उसका भार होता है सूचना का अति भार। इसे साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से इसको जानते हैं अपन। तो ये थे अपने जो आपके जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, वो आप करेंगे अपन अगले वाले यूनिट। तो अगले वाला यूनिट है उसका क्या विज्ञापन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट? तो एडवर्टाइजमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पाद सेवा की जानकारी देना और बिक्री बढ़ाना। तो आपको पता है जब एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ का किया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलता है और उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो इसका क्या होगा? इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बूस्ट। अगले वाला होगा टेंडर आमंत्रित करने वाला विज्ञापन क्या कहलाता है? तो आप अखबार के अंदर नहीं देखते हो क्या, जिसमें जो अखबार के अंदर एक कटिंग आता है जिसमें निविदा लिखा रहता है ना, और उन पे अलग अलग प्रकार के जो टेंडर निकलते हैं कि भाई हम जो सड़क है, जो समझ लीजिए कोई ग्राम पंचायत में सड़क बनाने का टेंडर निकाला हुआ है, नगर पालिका ने कचरा उठाने का निकाला हुआ है, या फिर जो हाईवे बनाने का टेंडर निकाला हुआ, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? टेंडर नोटिस के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला है ऑर्डर पत्र, ऑर्डर प्लेसिंग में क्या शामिल होना चाहिए? तो व्हाट मस्ट एन ऑर्डर लेटर ऑर्डर प्लेसिंग इंक्लूड? तो ऑर्डर प्लेसिंग मतलब आप कोई भी चीज़ का ऑर्डर देते हो ना, जैसे आपने ऑर्डर दिया कि भाई अमेजोन से मुझे चीज़ मंगानी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का विवरण होना चाहिए? तो किन किन चीज़ों का विवरण होना चाहिए? उत्पाद की वितरण, मात्रा और डिलीवरी की तारीख। तो कौन सी चीज़ों का उत्पाद के बारे में पता बताया होना चाहिए, कितने मात्रा में चाहिए ये बताया होना चाहिए, और डिलीवरी की तारीख के बारे में पता होना चाहिए, डिलीवरी की डेट के बारे में पता होना चाहिए कि इस तारीख को डिलीवर हो जाएगा ये प्रोडक्ट। सर्कुलर परिपत्र किससे संबंधित है? तो सर्कुलर है वो किससे संबंधित है इनमें से? तो सर्कुलर संबंधित है कि व्यक्तियों के समूह से, तो टू ग्रुप ऑफ द पीपल। तो आपको पता है सर्कुलर क्या होता है? एक जैसे आपकी कॉलेज है, आपकी कॉलेज के अंदर एक पत्र मतलब एक आपके सब सारे मतलब आप खड़े हो बाहर की तरफ, आपको सारों को बुलाया गया और बताया गया कल से आपकी कॉलेज में ड्रेस कोड है वो लागू कर दिया गया है। तो ये जो आपके सामने जो जारी होता है इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर जारी किया जाता है। एक जैसा नोटिस है बहुत सारे लोगों को जारी कर दिया गया है, उसे सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है मीटिंग के मिनट्स में क्या दर्ज होता है? तो मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उनमें क्या क्या दर्ज होता है? उसमें दर्ज होता है निर्णय, कैसे निर्णय लिए जाएंगे, कार्य बिंदु और जिम्मेदार जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो। तो डिसीजंस जो देखो मिनट्स क्या होते हैं मीटिंग के, जो एजेंडा होता है ना मीटिंग का उसे ही टेक्निकल भाषा में मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो जो भी मीटिंग होती है, जैसे आपका प्रिंसिपल सर आपके कॉलेज के और आपके प्रोफेसर्स की सारों की क्या ले रहे हैं? मीटिंग ले रहे हैं, तो वो उसमें कोई ना कोई एजेंडा तय होता है कि भाई एनसीसी पर बात करेंगे, या फिर जो नया एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पर बात करेंगे, या फिर अपन जो ड्रेस कोड पे बात करें, या किसी भी चीज़ से डिसिप्लिन पे बात करें कॉलेज में, या फिर जो चुनाव होने वाले छात्र संघ उन पे बात करें। तो ऐसे कोई डिसीजंस लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होते हैं? डिसीजन लेते हैं कि क्या किस किस एक्शन पे बात करनी है और कौन उन सब चीज़ों का जिम्मेदार व्यक्ति होगा। शिकायत पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द टोन ऑफ कंप्लेंट लेटर?
तो जो कंप्लेंट लेटर होता है ना, कोई व्यक्ति से आप कंप्लेन कर रहे हो तो उसके लेटर की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए प्रोफेशनल और फैक्चुअल। कैसी होनी चाहिए, वो एकदम प्रोफेशनल भाषा होनी चाहिए उसकी, और फैक्ट से भरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नोटिस और सर्कुलर में क्या अंतर होता है, तो नोटिस और सर्कुलर में क्या अंतर होता है, नोटिस संक्षिप्त विशिष्ट होता है और सर्कुलर विस्तृत और सामान्य होता है। तो जो नोटिस होता है ना, वो क्या होता है, नोटिस होता है वो छोटा और स्पेसिफिक क्या होता है, मतलब नोटिस अगर किसी चीज़ के बारे में अगर निकाला जा रहा है ना, तो आपको पता है आपके कॉलेज के अंदर कोई नोटिस, छुट्टी का नोटिस आता है, समझ में आ गया, तो वो क्या होगा, 2 से 3 लाइनों में बताया होगा, या एग्जाम से संबंधित नोटिस चिपकाया हुआ होता है इंटरनल एग्जाम से, तो वो 2 से 3 लाइन का बाहर चिपका देते हैं। लेकिन जो कैरिकुलम जारी किया जाता है वो पूरा उसमें डिटेल दी जाती है, जैसे ड्रेस कोड वाला है तो उसमें पूरा पूरा जारी करेंगे, अगर प्रेस नोट जारी किया जाता है तो उसमें पूरी डिटेलिंग की भाई लागू किया तो क्यों किया, क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों लागू करना चाहिए, हमने यहाँ से देखा कि वहाँ पर लागू कर रखा, उसका ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर जिस जहाँ पर बताई जानी है तो यही होगा जिसमें नोटिस छोटा होता है, कंसाइज वे में होता है, और ऑडियंस का फ़र्क होता है उसमें, और जो कैरिकुलम है वो डिटेल में हर चीज़ दे के रखते हैं उसके अंदर। प्रशंसा पत्र, एप्रिसिएशन लेटर का क्या उद्देश्य होता है, तो एप्रिसिएशन लेटर का क्या उद्देश्य होगा, अच्छे प्रदर्शन की सराहना करना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गुड परफॉर्मेंस। तो कोई भी जो आपको पता है अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है तो वो क्यों दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति की बढ़ाई करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अच्छे प्रदर्शन को आपको दिखाने के लिए, सराहना करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगी, कोई भी व्यक्ति है उसका अच्छा परफॉर्मेंस क्या उसको क्या किया गया, उसकी बढ़ाई की गई है, इसलिए अप्रिसिएशन लेटर दिया गया उसको। 9 नंबर प्रश्न है, मेमो ज्ञापन का उपयोग किस प्रकार के संचार के लिए किया जाता है, तो ज्ञापन का प्रयोग किस प्रकार के संचार के लिए किया जाता है, मेंबर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसके अंदर जो ज्ञापन दिया गया, मतलब संगठन के भीतर के जो सदस्य है ना, वो अपने से नीचे के जो कर्मचारी है वो ऊपर के अधिकारी को अगर कोई वो देते हैं, शिकायत पत्र देते हैं, उसे ज्ञापन बोला जाता है। तो देखो क्या होता है, आप कॉलेज से जुड़े हुए हो, अब कॉलेज में क्या होता है, सरकारी कॉलेज में कोई ना कोई संगठन से जुड़े होंगे। अब आपके कॉलेज के अंदर क्या है, एनसीसी चालू करना है, तो आप क्या करोगे, जो संगठन वाले जो होते हैं वो एक लेटर लिखेंगे, उसमें सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके साइन कराकर वो आपके प्रिंसिपल सर को आप क्या देते हो, वो पत्र सौंपते हो, और उसको क्या कहते हैं, ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है ना कि एनसीसी जारी करने तो ज्ञापन दिया गया, समझ में आ गया। तो वही कहा जाता है, आपका संगठन के भीतर के सदस्य वो अपने से उच्च अधिकारी को पत्र देते हैं, शिकायत पत्र देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको मेमो के नाम से जाना जाता है। टेंडर दस्तावेज में क्या अनिवार्य रूप से शामिल होती है, तो टेंडर में क्या अनिवार्य रूप से जरूर होती है, प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि तथा तकनीकी मापदंड, तो सबमिशन डेडलाइन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो टेंडर जब आपको पता है कोई भी आदमी है वो जो टेंडर वो किसके छोड़ते हैं, ठेकेदारी के लिए छोड़ते हैं, तो ठेकेदारी का टेंडर मिलता है तो उसमें क्या क्या लिखे होते हैं कि भाई वो जो सड़क का आपने टेंडर दे दिया आपके गांव का, तो वो क्या लिखेगा उसमें कि भाई मैं इस डेट लाइन तक इसको क्या कर दूंगा, पूरा कर दूंगा, और इसके अंदर ये चीज़ें चाहिएंगी मुझे, इतना पैसा, इतना मतलब डेट तक, और इतने कर्मचारी लगेंगे, सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें दी जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि व तकनीकी मापदंड। किसी गलत डिलीवरी के बारे में शिकायत करने वाला पत्र क्या है, ए लेटर कंप्लेनिंग अबाउट इनकरेक्ट डिलीवरी इज। तो जो शिकायत पत्र होता है गलत डिलीवरी के बारे में वो उसको किस नाम से जाना जाता है, कंप्लेंट लेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगले वाला है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या शामिल नहीं होता है, तो व्हाट शुड नॉट बी द इंक्लूड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो आपको पता है जब मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, एजेंडा तय करके रहते हैं कि इन बिंदुओं पर अपन बात करेंगे, तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे, और वो बिंदुओं पर सभी की सहमति चाहिए, तभी वो चीज़ वहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति की जहाँ व्यक्तिगत राय है वो होगी नहीं होगी, क्या बहस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वहाँ पर व्यक्तिगत राय और बहस नहीं कर सकते हो आप। अब कर क्या क्या सकते हो, कार्य बिंदु क्या क्या पॉइंट्स पर हमें एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में बात कर सकते हो।
उपस्थित लोगों की सूची, बिल्कुल उपस्थित लोगों की सूची के बारे में आपको बताना होगा। अगली बैठक कब करेंगे इस बारे में भी आपको बताना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो सी होगा। ये जो डिबेट है, बहस है, और व्यक्तिगत राय आप नहीं रख सकते वहाँ पर सभी संगठन की राय होनी ज़रूरी होती है। स्पॉन्सरशिप प्रस्ताव चाहिए तो विज्ञापन किस श्रेणी में आता है, तो स्पॉन्सरशिप का जो प्रस्ताव वाले विज्ञापन वो किस श्रेणी में आते हैं, वो आते हैं टेंडर आमंत्रण से संबंधित आते हैं। तो स्पॉन्सरशिप प्रपोजल वांटेड एंड फॉल अंडर द टेंडर आमंत्रण। तो जो स्पॉन्सरशिप प्रपोजल वांटेड नामक के जो आते हैं, जो निविदा आती हैं, जो अखबार के अंदर आप देखते हो, तो उसको किससे कहते हैं, टेंडर आमंत्रण के नाम से कहा जाता है। अरे 14 नंबर प्रश्न है, ऑर्डर पत्र भेजने के बाद में प्राप्त होने वाला दस्तावेज किस नाम से जाना जाता है। तो जो ऑर्डर पत्र जो भेजा जाता है उसके बाद में प्राप्त होने वाला जो दस्तावेज उसको किस नाम से जाना जाता है, ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, कन्फर्मेशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर सही है, वो इसका सही आंसर होने वाला है। 15 नंबर है, कर्मचारियों को छुट्टी के नियम बदलने की सूचना देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो जो कर्मचारियों को छुट्टी के नियम बदलने की सूचना देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो वो होता है कैरिकुलम और मेमो के नाम से जाना जाता है। परिपत्र या जो ज्ञापन है उसके नाम से उसको जाना जाता है। तो कोई भी कर्मचारी है, उसकी छुट्टी है, उसका जो नियम देते हो तो वो आप किस में दोगे, एक छोटा सा नोटिस जारी कर दोगे कि आपकी भाई छुट्टी हो रही है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप पूरा एक कैरिकुलम या फिर नोटिस जारी कर सकते हो। बस फर्क इतना ही होता है, नोटिस होता है ना, वो भी एक तरीके से कैरिकुलम का ही काम करता है, लेकिन जो कैरिकुलम उसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा डिटेल रूप से बताया गया है, नोटिस में कम डिटेल रूप से आपको चीज़ों को बताया जाता है। यही फर्क है और बाकी कोई भी अंतर नहीं है दोनों के अंदर। अगले वाला है, प्रभावी शिकायत पत्र पर की विशेषता है। तो जो इफेक्टिवली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंप्लेंट लेटर, तो जो एक इफेक्टिव कंप्लेंट लेटर जारी किया जाता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें क्या लिखा होता है, संदर्भ संख्या और सबूत, रेफरेंस नंबर एंड एविडेंस है वो लिखे होंगे। तो भाई आप कोई भी शिकायत पत्र जारी कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या करोगे कि आपको रेफरेंस दे के रखोगे कि भाई हमारे गांव की सड़क है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़राब हो रखी है। साथ के साथ सबूत भी देखो, एक दो फोटो भी भेज दोगे साथ के साथ में गड्ढों के, जो आपके गड्ढे हो रखे हैं सड़क पे। तो यही होगा उसके जो आपका जो प्रभावी जो इफेक्टिव कंप्लेंट लेटर है उसमें तर्क संगत होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, और साथ के साथ ईजी क्लियर लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 की तरफ से। तो यूनिट नंबर 3 है फॉर्मल फ़ोन कॉलिंग ओपनेशन। तो औपचारिक फ़ोन कॉल की शुरुआत में क्या कहते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को जब इस फ़ोन पर बात करना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग, यह है आपका नाम, मैं कंपनी से बोल रही हूँ। तो आपके पास कंपनी वालों का मैसेज आता है तो वो बोलते हैं ना कि मेरा नाम सूर्या है, मैं जो फाइनेंस टेक फिनटॉक से बोल रहा हूँ, समझ में आ गया। तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना वो आपके सामने, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ आपके लोन वगैरह के बारे में, तो ऐसी सब चीज़ें बोलते हैं वो। इफेक्टिव पीपीटी स्लाइड डिज़ाइन इज, तो इफेक्टिव पीपीटी स्लाइड है उसकी क्या डिज़ाइन होती है, तो 6 लाइन और 6 शब्द लिखे होते हैं प्रति लाइन के हिसाब से, मतलब 6 लाइन पीपीटी में अच्छे से लिखी होनी चाहिए और 6 वर्ड ही लिखे होने चाहिए एक पीपीटी के अंदर। तो वो इफेक्टिव पीपीटी की डिज़ाइन में जाना जाता है। 6x6 के नियम से उसको जाना जाता है। कितना टेक्निकल क्वेश्चन अगर ये पेपर में आ जाए तो बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे। स्टॉप डिस्कशन सक्सेस फैक्टर इज, तो जो ग्रुप डिस्कशन में सफलता के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में सफलता के लिए क्या ज़रूरी होता है, दूसरों को सुनना और तार्किक तर्क को जोड़ना, लिसनिंग एंड एडिंग द लॉजिकल पॉइंट। तो आप दूसरों को सुन रहे हो और अपने जो तार्किक पॉइंट है उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो वही क्या होगा, इफेक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर आएगा। इंटरव्यू क्लोजिंग एटिक्विटी इज, तो इंटरव्यू समाप्त करते समय क्या करना चाहिए, तो इंटरव्यू जब आप समाप्त कर रहे हो, आपका जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया और इंटरव्यू का आप समापन कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, तो धन्यवाद, अगले चरण की जानकारी कब तक मिलेगी पूछें। तो अगर आप भाई कोई कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप पूछोगे ना कि भाई अगली बार कद आनो, मन आनो है, कुनी आनो,
बस यही बात है। इसके सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। धन्यवाद। हमें अगले चरण की जानकारी है वो कब मिलने वाली है या नहीं मिलेगी। टेलीफोन कम्युनिकेशन बैरियर, फ़ोन पर संचार बाधा है। तो फ़ोन पर जो संचार बाधा होती है वो क्या होती है, अगर आप किसी फ़ोन पर बात कर रहे हो और आसपास जोर से डीजे बज रहा है तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बैकग्राउंड जो नॉइस होती है वो टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होती है, बाधा का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही ऑप्शन होने वाला है। अगले वाला है पीपीटी प्रेजेंटेशन मिस्टेक इज। तो पीपीटी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्या मिस्टेक होती है, तो उसमें रीडिंग द स्लाइड वर्बेटियम, तो स्लाइड्स को पढ़ना है वो क्या हो सकती है, एक मिस्टेक हो सकती है। अगर आप स्लाइड्स को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। सामने वाले ने क्या बातें, अगले वाला क्या बात बताना चाहता था अपनी पीपीटी के थ्रू, आपने वही बात गलत पढ़ दी तो वो अपने आप ही चीज़ें गलत हो जाएंगी। पीपीटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलती की तरफ, गलत दिशा की तरफ चले जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटर का क्या काम होता है। तो रोल ऑफ इनिशिएटर ऑफ इन ग्रुप डिस्कशन। तो आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में ग्रुप डिस्कशन दिया होगा, तो उसमें जो इनिशिएटर होता है, जो चीज़ों को शुरुआत करता है, उसका क्या कार्य होता है, तो विषय का परिचय देना, इंट्रोडक्शन द टॉपिक। जो टॉपिक को जो स्टार्टिंग में बताता है ना कि भाई हम इस टॉपिक पे सारे के सारे मिलकर शुरू करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आप ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देते हो। सबसे पहले विषय तो बताओगे, बिना विषय बताए आप किस टॉपिक पे चर्चा करोगे। तो विषय बताने वाले को क्या कहा जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल में इनिशिएटर के नाम से जाना जाता है ग्रुप डिस्कशन में। समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत। अब बढ़ते हैं अगले नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सही जवाब क्या होगा। तो इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही क्या था, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताओगे, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आपके जो जो कैरियर है, आपका जो लक्ष्य क्या है उस नौकरी के प्रति, उसके बारे में बताओगे। तो जो इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो ऑप्शन आता है, तो उसके बारे में आपको किस किस के में बताना होता है, अपनी शिक्षा के बारे में बताना होता है कि मैं इतने तक पढ़ा हुआ हूँ, मैंने इस फील्ड में इतने साल तक अनुभव किया है, और मेरा मैं इस जॉब पर आना चाहता हूँ, तो इसका मेरा क्या लक्ष्य होगा। तो यही होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सही आंसर। तो इससे आप काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा होगा, आपको भी कभी जीवन में इंटरव्यू वगैरह देना पड़ जाए तो ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आएंगी। अगले वाला है प्रोफेशनल ईमेल ग्रेटिंग इज। तो पेशेवर ईमेल का सही विवादन क्या होगा। तो अगर पेशेवर ईमेल लिखी होती है तो उसके अंदर आप क्या लिखते हो, डियर मिसेस शर्मा या मिस्टर शर्मा, या मिसेस शर्मा, ऐसे ही तो लिखते हो आप कि आप उसको प्रिय या डियर के नाम से, मिस्टर के नाम से आप बोलते हो उन्हें, वही है। ये क्या होगी, एक प्रोफेशनल जो ईमेल है उसको लिखने का तरीका होता है। बाकी तो अपन सीधे ही भेज देते हैं बिना कुछ करे, लेकिन आपका जो स्पैम वगैरह होता है वहाँ पर देखना है, जो ये सोशल मीडिया से संबंधित जो भी आती हैं तो वहाँ पर एकदम इस हिसाब से लिखा हुआ, सर मैडम के नाम से लिखकर ईमेल को शुरू किया गया होता है। अपन बढ़े अगली की तरफ। प्रेजेंटेशन में वैल्यू ऐड का, विजुअल ऐड का क्या उद्देश्य होता है। तो विजुअल एड्स कोई भी पता है आपको, अगर वीडियो है वो चलाया जाता है, समझ में आ गया, तो आप चीज़ों को क्या है, चाहे कितनी कठिन चीज़ हो वो बहुत आसानी से समझ पाते हो। तो ये विजुअल एड्स का क्या काम होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सरल बनाकर दर्शाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चाहे कितनी कठिन चीज़ हो उसको एकदम आप अच्छे से समझा सकते हो, हार्ड से हार्ड चीज़ें भी ईजी लगने लगती हैं विजुअल ऐड के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। फ़ोन पर किसी को होल्ड पर रखते समय क्या कहें। तो फ़ोन पर आप किसी को होल्ड रखते हो तो क्या कहते हो, भाई 1 मिनट फ़ोन रख ही दें, बाद में मैं उकन मिला ली हूँ, समझ में आ गया। तो यही तो बात कहते हो, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं आपके डेटा लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए डेटा लेकर आता हूँ। तो आप कंपनी वालों को मैसेज करते हो ना, कॉल वगैरह करते हो, तो वो यही तो कहते हैं, आप क्या 1 मिनट के लिए कॉल पर बने रहेंगे। तो वही बात है, मैं आपको आपका जो कॉल है वो संबंधित अधिकारी को, अपने से उच्च अधिकारी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वही चीज़ कहा जाती है, जब आप कंपनी में कॉल को होल्ड रखते हो तो उसके लिए क्या होता है, आप कहते हो आप कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं आपके डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अगले वाला ग्रुप डिस्कशन में डेविल एडवोकेट की भूमिका क्या होती है। तो डेविल एडवोकेट होता है जो ग्रुप डिस्कशन में, उसका क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है कि वह विरोधी दृष्टिकोण, मतलब एक आपने लिखा कि जैसे मैं आपको क्या बताऊँ,
भारत में बढ़ती जनसंख्या, तो इसमें क्या होगा, एक तरफ का पक्ष होगा जो उसके पक्ष में बोलेगा, एक होगा विरोधी पक्ष में। तो जो विरोधी पक्ष में जो चीज़ों को बताएगा उसे क्या कहा जाता है, डेविल एडवोकेट के नाम से जाना जाता है, जो विरोधी पक्ष को दर्शाता है चीज़ों का। तो उसका सही आंसर क्या होगा, विरोधी दृष्टिकोण को पेश करने का पेश करता है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंटरव्यू की कमजोरी बताने का सही तरीका क्या होता है। तो क्या होता है, मैं पूर्णवादी पर समय प्रबंधन सीख रहा हूँ। आई एम द परफेक्शनिस्ट बट लर्निंग द टाइम मैनेजमेंट। मतलब मैं इस कार्य करने को आप क्या करते हो, आप अपनी कमजोरी बताने के लिए ऐसे थोड़ी बताते भाई मैं ये काम में तो जम्मा ही मारो ऐ तो कौन खाए भाई, मैं काम तो घणो ही बढ़िया करूँ लेकिन आजकल मेरी ये चीज़ में कमजोरी आ रही है। समझ आ गया। तो वही बात है, इसमें यही कहा गया है कि मैं काम तो बहुत अच्छा करता हूँ, परफेक्शनिस्ट हूँ इस काम में, लेकिन आजकल मैं समय प्रबंधन को सीख रहा हूँ कि इस कार्य को और अच्छे से बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन जो 13 नंबर है, पीपीटी में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए होता है। तो आपको पता है जो पीपीटी होती है उसमें स्लाइडर शॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन के जो फ्लो है उसको व्यवस्थित करने के लिए। तो जो पीपीटी होती है उसमें स्लाइड शॉर्ट रिव्यू क्या होता है, आप जब F5 दबा देते हो तो वो चल जाता है। उसमें क्या, तो पीपीटी की जो पहली पीपीटी से लेकर लास्ट पीपीटी तक जितनी भी पीपीटी बनी होती है सबकी सारी की सारी पीपीटीज हैं वो एक के बाद एक चलने लग जाती हैं। तो उसे कहा जाता है स्लाइड शॉर्ट रिव्यू। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजर का जो प्रेजेंटेशन फ्लो है वो एक साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मतलब एक आएगी फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ ऐसे। तो एक फ्लो प्रेजेंटेशन का फ्लो बना रहता है। कॉल ट्रांसफ़र करते समय क्या कहें, तो कॉल ट्रांसफ़र करते समय क्या कहें, मैं आपके संबंधित विभाग से जोड़ता हूं। तो यही होता है कि आप जब कॉल करते हो ना किसी बैंक वालों के पास या फिर ये जो फिर कॉल सेंटर वगैरह पे करते हो, तो वो यही कहते हैं कि आप 1 मिनट के लिए कॉल पे रुकिए, मैं आपका कॉल है वो संबंधित अधिकारी से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी है कि मैं आपका जो कॉल है वो संबंधित अधिकारी को ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छा समराइजर्स कौन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छा समराइजर कौन होता है, जो सभी बिंदु को संक्षिप्त और संतुलित रूप से प्रस्तुत करे, रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट कंसाइजली एंड इम्पार्शियटली। तो सभी बिंदुओं को छोटे रूप से और बैलेंस करके चीज़ों को बता सके, वही क्या होता है, समराइजर के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। अगले वाला प्रोफेशनल ईमेल क्लोजिंग को क्या कहते हैं। तो पेशेवर ईमेल का सही समापन क्या होगा। तो पेशेवर है वो ईमेल है उसका सही समापन किस रूप में होता है, उसका होता है आपका विश्वासी, योर फेथफुली। तो आप जो लेटर वगैरह लिखते हो उसमें भी तो ये लिखते हो योर फेथफुली, आपका जो विश्वासी व्यक्ति ये विशाल है वो बोल रहा है। तो यही लिखा रहता है। आप प्रोफेशनल आपकी जो ईमेल है वहाँ पर देखना, ईमेल के सेक्शन में जो सोशल मीडिया वगैरह का जो सेक्शन बना होता है सोशल नाम से, वहाँ पर जाके देखना, आपको ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसी जो ईमेल्स मिलेंगे आपके सामने। वर्चुअल मीटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जब वर्चुअल मीटिंग करते हैं ना, जूम वगैरह पे आप मीटिंग कर रहे हो, तो वो उसका क्या है, उसमें क्या होता है, तो उसमें पृष्ठभूमि और ड्रेस कोड का ध्यान देना। तो उसमें क्या होता है, अगर आप पीछे बैकग्राउंड अच्छा रखोगे और अच्छे से ड्रेस कोड को पहनकर अगर आप अपनी जूम मीटिंग करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, पृष्ठभूमि और ड्रेस कोड से संबंधित होता है। अगले वाला बिजनेस सोशल मीडिया पोस्ट इज। तो व्यावसायिक सोशल मीडिया पोस्ट में क्या शामिल करें। तो बिजनेस सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए इंडस्ट्री इंसाइट एंड वैल्यूज़। तो इंडस्ट्री से जो संबंधित चीज़ें हैं वो आपके जो कि से संबंधित जितनी भी जो जानकारियां हैं, इंसाइट्स हैं, और उसका क्या क्या वैल्यू होगा वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर प्रश्न है, ईमेल सब्जेक्ट लाइन का क्या पर्पज होता है। तो ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन दी जाती है उसका क्या पर्पज होता है, तो संदेश का सार स्पष्ट करना ही ईमेल के जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें। तो आपको पता चाहे ईमेल हो चाहे लेटर हो, उसमें जो अपन देते हैं क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपको ईमेल का में ये बता देता है कि भाई ये ईमेल किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है। समझ में आ गया, तो वो उसके सार को पूरे के पूरे सार को बता देता है। 5वां नंबर प्रश्न है वर्चुअल मीटिंग शेड्यूलिंग। तो वर्चुअल मीटिंग को शेड्यूल करते समय किस चीज़ का ध्यान रखें, समय स्लॉट सुझाएं और टाइम जोन का निर्देशन करें। तो
सजेस्ट द स्लॉट्स एंड द स्पेसिफिक टाइम जोन्स। तो जो आपको जो समय का जो स्लॉट है उसको अच्छे से बताना है और टाइम जोन भी बताना है। मतलब आपको ये बता देना है कि आपका जो मीटिंग है वो 9 बजे होगी। तो और साथ के साथ आपको स्लॉट बता देता ना कि स्लॉट नंबर 1 में आपके सामने ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना और आपको खुल जाएगी और 9 बजे ये जो लिंक है वो अवेलेबल रहेगा। और ना ऐसे 8 बजे करोगे तो लिंक नहीं चलने वाला है। तो यही चीज़ है, इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपने कोरोना में जो जूम पे जो क्लासेस लिए ना वही आती हैं वर्चुअल मीटिंग से संबंधित चीज़ें। प्रोफेशनल इमोशंस यूज किससे क्या होता है। तो अगर आप प्रोफेशनल कोई भी काम करते हो तो उसमें इमोशंस का क्या मतलब होता है। लिमिटेड एंड कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट टीम कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसमें क्या होता है, सीमित आप भावनाओं से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ सकते प्रोफेशनल कोई भी काम में। तो वो सीमित होता है और संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जैसे टीम को शुभकामनाएं देने तक ही सीमित रहती है वो चीज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमित होगा और उसका क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट से संबंधित उसका प्रयोग होने वाला है। अगले वाला है ईमेल रेसिपिएंट फील्ड्स इज। तो ईमेल को जो प्राप्त करता है वो किससे रहता है, सीसी व बीसीसी से रहता है। तो बीसीसी हाइड रेसिपिएंट फ्रॉम ईच अदर। तो बीसीसी के जो प्राप्त करता है वो एक दूसरे से जो रेसिपिएंट है वो बचा कर रखते हैं। 8 नंबर है लिंक्डइन बिजनेस यूज। तो लिंक्डइन में जो बिजनेस का यूज किया जाता है उसमें क्या होता है, बिल्डिंग द इंडस्ट्री कनेक्शंस एंड थॉटफुल लीडरशिप। तो उद्योग जो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री के जो कनेक्शन बनाए जाते हैं, उद्योग के जो कनेक्शन बनाए जाते हैं और इसमें जो लीडरशिप की जो भावना उत्पन्न की जाती है उसे किसे कहा जाता है, लिंक्डइन बिजनेस के यूज में। मतलब क्या होता है, जो लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हो। पहले तो मैं एक बता देता हूँ, लिंक्डइन एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर क्या होता है, जो जितने भी कंपनी हो गए, जितने भी कंपनी के काम करने वाले एम्प्लॉय हो गए, वो सारे अपने अकाउंट बना रखे हैं ताकि प्रोफेशनली वो एक दूसरे से जुड़े रहें। पहली बात ये समझ में आ गई आपको, ताकि वो प्रोफेशनली है वो एक दूसरे से जुड़े रहें। तो इसे कहा जाता है बिल्डिंग द इंडस्ट्री कनेक्शंस एंड थॉटफुल लीडरशिप। तो 9 नंबर वर्चुअल मीटिंग में राइज हैंड फीचर का क्या अर्थ होता है। तो आप क्या अगर आपकी जो चलती मीटिंग में किसी ने कहा कि अपने हाथ खड़े करो कि कौन कौन इस बात से सहमत है, तो इसका ये किस चीज़ को दिखाएगा, तो बिना बातचीत तोड़े बोलने का संकेत देना। तो मतलब बातचीत करे बिना आप क्या कर सकते हो, आप अपने संकेत दे रहे हो बोलकर। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिकेट डिजायर टू स्पीक विदाउट इंटरप्शंस। प्रोफेशनल ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं। तो प्रोफेशनल जो ईमेल होते हैं उनका अटैचमेंट में क्या होता है, फाइल का नाम स्पष्ट रखें, लिंक दें और क्लाउड का प्रयोग करें। तो जो प्रोफेशनल ईमेल का जो अटैचमेंट दिया जाता है ना ईमेल में, जैसे आप किसी को अपनी जो पीडीएफ लगाकर भेजते हो तो उसी को अटैचमेंट भेजते हैं, या कोई फोटो लगाकर भेजे आपने उसी को अटैचमेंट बोलते हैं। तो वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसका लिंक दिया होना चाहिए और उसका क्लाउड मतलब आपने कहाँ पर उसको उस अटैचमेंट को डाल रखा है। जैसे कि आपने अटैचमेंट गूगल ड्राइव पे डाल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में डाल रखा है, कहाँ पर डाल रखा है, ड्राइव में डाल रखा है, उसी को बोलते हैं। तो यही है, फाइल का नाम स्पष्ट रूप से रखें, उसका लिंक दें अगर आपने साथ अटैच नहीं किया तो, और क्लाउड का कौन से क्लाउड का आपने उपयोग किया ये भी बताएं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये थोड़े डीप थिंकिंग से संबंधित हैं। हार्ड पेपर बनता है तो यहीं से लगभग क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। सोशल मीडिया क्राइसिस रिस्पॉन्स। तो सोशल मीडिया पे जो क्राइसिस रिस्पॉन्स होता है इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तुरंत स्वीकार, जांच करें और सार्वजनिक रूप से प्रक्रिया दें। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी है उस पर क्या आ गई, एक बहुत बड़ी जो आरोप लगाया गया कि ये कंपनी ये फ्रॉड कर रही है। तो आप क्या करोगे, इस चीज़ में अगर आपकी गलती है तो आप स्वीकार करोगे, और आपकी गलती नहीं है तो आप नकार दोगे उस चीज़ को, और सार्वजनिक रूप से बाहर आकर क्या करोगे, उस चीज़ के बारे में अपना स्पष्टीकरण दोगे। तो यही करते हैं कंपनी वाले भी, तो आपको भी यही करना है। एक्नॉलेज द फास्ट एंड इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड पब्लिकली। समझ में आ गया, सरकार भी यही करती है कि उसको स्वीकार करती है कि भाई हाँ ये चीज़ हुई है, हम इस पर जांच करवा रहे हैं और आगे से ऐसी नेगेटिविटियाँ नहीं हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, सोशल मीडिया क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर पर्सन है ईमेल सिग्नेचर और एसेंशियल। पेशेवर ईमेल पर हस्ताक्षर क्यों आवश्यक होते हैं, क्यों आवश्यक होते हैं, ताकि नेम द टाइटल कंपनी एंड द कॉन्टैक्ट। तो जो कंपनी है उसका नाम और टाइटल है कंपनी और उसके कॉन्टैक्ट वगैरह दे के रखें।
तो ईमेल सिग्नेचर इसीलिए ज़रूरी होते हैं ताकि उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो उस सिग्नेचर के अंदर अंतर्गत आ जाती हैं कि क्या नाम है, क्या टाइटल है, कंपनी क्या है और संपर्क विवरण क्या है। वर्चुअल मीटिंग टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? वर्चुअल मीटिंग में समय प्रबंधन क्या होता है? सेंड एजेंडा एंड द सेंड टाइम लिमिट्स। तो आप कोई भी चीज़ है उसके एजेंडा को सेट करते हो और उसकी टाइम लिमिट को सेंड करने का प्रयास करते हो। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, एजेंडे को भेजते हो और समय सीमा है उसको तय करने का प्रयास करते हो। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। बिजनेस हैशटैग का यूज किस में किया जाता है? व्यवसाय में हैशटैग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपको पता है, आपको जिस कंपनी के जो किस ब्रांड की जो आपको मार्केटिंग करने वैसे हैशटैग यूज करने होते हैं आपको। ऑब्वियसली बात है, आज के समय में आप सारे के सारे टैग गिग हो, आपको पता होगा हैशटैग का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप अपनी इंस्टा पे प्रोफाइल कोई डालते हो तो वहाँ पे भी हैशटैग वगैरह का यूज करते हो। इस प्रश्न के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा पहले से। ईमेल टोन फॉर कंप्लेंट में क्या होगा? तो ईमेल की जो कंप्लेंट की टोन है उसमें क्या होगा? तो हमें अंक संख्या में ऑर्डर में समस्या ही कृपया सहायता करें। तो ऐसे आप लिखोगे कि भाई 4 नंबर जो आपका जो ऑर्डर था उसमें क्या हुई, हमें समस्या ही। तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप मुझे मदद करें या हेल्प करें। तो ये था आपका तो जो पिछले वाला पार्ट फर्स्ट था उसमें क्या हुआ था, 13 ही यूनिट 4 से 13 ही प्रश्न हुए थे। तो अगले जो 5-6 प्रश्न है वो मैं और करवा देता हूँ आपको। तो 14 नंबर प्रश्न है, किसी को ईमेल में कैप्स लॉक से लिखना क्या क्या दर्शाता है? तो कोई आदमी है जो ईमेल पे कैप्स लॉक से लिखेगा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगा, इसका मतलब। तो अगर वो कैप्स लॉक से लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो वो गुस्से में है और चिल्लाने की भावना को दर्शा रहा है। समझ में आ गया? तो कोई भी इंसान है वो बड़े बड़े अक्षरों में मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख रहा है तो इसका मतलब क्या, वो आपसे गुस्से में इस चीज़ के बारे में और वो आपको पर चिल्लाना चाह रहा है, मतलब इसका अर्थ यही। तो सीधा बोल के तो बता नहीं सकता क्योंकि ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, तो उसमें कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। नेटिव व्यक्ति के अनुसार किसी के जवाब की आदर्श समय सीमा क्या मानी जाती है? अकॉर्डिंग टू द नेटिव व्हाट इज द आइडियल टाइम फ्रेम टू रिस्पॉन्ड टू ए प्रोफेशनल मैसेज और ईमेल? तो कितना घंटे का समय होता है उसका? 24 से 48 घंटे का समय होता है। कोई भी आइडियल टाइम होता है जो प्रोफेशनल ईमेल या मैसेज से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न, ईमेल में इमोजी का कब प्रयुक्त होता है? व्हेन इज इट द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ इमोजी इन ईमेल? तो क्या होता है, इनफॉर्मल एंड पर्सनल ईमेल्स में इनका प्रयोग होता है, इमोजी का प्रयोग होता है। जो मतलब औपचारिक, आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो तभी तो इमोजी का प्रयोग करोगे। ऐसे थोड़ी कि आप अपने प्रिंसिपल सर से ईमेल लिखोगे एनसीसी के बारे में और उसमें इमोजीज का प्रयोग कर रहे हो, 2 गुलाबी वाले हार्ट भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो प्रोफेशनल इनफॉर्मल अनौपचारिक जो ईमेल्स होते हैं उन्हीं के अंदर अपन इमोजीज का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें दिए गए कौन सा इमोजी औपचारिक ईमेल का उपयोग नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर ये खुलेगा नहीं क्योंकि पीडीएफ। 18 नंबर प्रयोग है, इमोजी का अत्यधिक उपयोग संचार पर क्या प्रभाव डालता है? तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्रेसिव इमोजी यूज ऑफ कम्युनिकेशन? तो ये क्या करता है, रिड्यूस द प्रोफेशनल इम्पैक्ट, पेशेवर प्रभाव को घटाता है। ये कोई भी व्यक्ति है उसको जो पेशेवरी जो प्रोफेशनली चीज़ों को इम्पैक्ट करती है उनको दिखाता है ज़्यादा इमोजी का उपयोग में लेना। 19 नंबर प्रश्न, ऑनलाइन मीटिंग से पहले किन बातों की जांच करें? व्हाट शुड बी चेक बिफोर एन ऑनलाइन मीटिंग? तो इंटरनेट, कैमरा एंड माइक का उपयोग करना आपको ऑनलाइन मीटिंग से दिखाता है। ऑनलाइन मीटिंग में कि आप इंटरनेट, कैमरा है, माइक है, इन सब चीज़ों का जो सही से कार्य कर रही है नहीं कर रही हैं। तो अगर यही चीज़ें कार्य नहीं करेंगी तो फिर ऑनलाइन मीटिंग का क्या महत्व रह जाएगा? तो यही सब चीज़ों को चेक करना चाहिए। 20 नंबर है, एक व्यावसायिक ईमेल में अटैचमेंट जोड़ते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो व्हाट इज द क्वेश्चन शुड बी टेकन टू चेक टू अटैचिंग फाइल इन ए बिजनेस ईमेल? तो बिजनेस ईमेल में किसका करना चाहिए? यूज करेक्ट फॉर्मेट एंड नेमिंग। तो आपको क्या उसका सही से करेक्ट फॉर्मेट और नेम का यूज में करना चाहिए, ये मैंने बता दिया था ये वाला क्वेश्चन। तो चलो ये आपके 20 के 20% मैंने ये भी करवा दिए और वहाँ से भी पार्ट नंबर 2 के भी क्वेश्चंस करवा दिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में।